तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट कार्तिक स्वागत करता हूं आपका आज की एक मनोरंजक कहानी में। दोस्तों, हर पुरानी और रहस्यमयी वस्तु को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कभी कभी हमारे आसपास की चीजें, खासकर पुरानी और अप्राकृतिक वस्तुएं, किसी अनदेखी ताकत या बुरी आत्मा से जुड़ी हो सकती हैं। यह एक चेतावनी है कि हमें ऐसे मामलों में सतर्क और समझदार रहना चाहिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अलका और उसके पति विशाल को नए घर में शिफ्ट हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे। शहर की भागदौड़ से दूर इस शांत इलाके में स्थित पुराना बंगला दोनों के सपनों का घर था। घर की लकड़ी की दीवारें और दरवाजे समय के साथ जर्जर हो चुके थे, लेकिन इसी पुरानी छवि में दोनों को एक अलग तरह की सुंदरता दिखाई दी। उनका सोचना था कि इस घर को अपने हिसाब से सजाकर वह इसमें नया जीवन भर देंगे। बंगले के साथ एक छोटा सा बगीचा भी था, जहां विशाल ने गुलाब और चंपा के पौधे लगाने की योजना बनाई थी। अलका भी बहुत खुश थी कि अब वे इस पुराने लेकिन सुंदर घर में बस चुके थे। शिफ्टिंग के बाद से ही घर की सफाई और सजावट का काम जोर शोर से चल रहा था। रोजाना वे घर के किसी न किसी हिस्से को साफ करते, लेकिन ऊपर की मंजिल अब तक उनके लिए अछूती थी। एक दिन अलका ने सोचा कि अब वह ऊपर वाले कमरे की सफाई कर ले, जो अब तक बंद पड़ा था। ये छोटा स्टोर रूम था, जिसके बारे में उन्होंने सुना था कि पहले के मालिक कभी इस हिस्से में ज्यादा नहीं आते थे। सीढ़ियां चढ़ते वक्त अलका को हल्की ठंड महसूस हुई। उसने इसे नजरअंदाज कर दिया, यह सोचते हुए कि शायद ऊपरी मंजिल धूप में कम रहती है, इसलिए ठंडी है। लेकिन सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते यह ठंड और गहराती गई, जैसे वहां कुछ बर्फीला सा हो। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि वहां एक छोटा सा स्टोर रूम था, जिसके दरवाजे पर एक पुराना जंग खाया हुआ ताला लटका हुआ था। ताले की हालत देखकर लग रहा था कि इसे सालों से किसी ने नहीं खोला। ताला खोलने की कोशिश करते वक्त अलका के हाथ कांप गए, लेकिन वह खुद को तसल्ली देती रही कि यह सिर्फ उसका वहम है। थोड़ी मशक्कत के बाद ताला आखिरकार खुल गया और अलका ने दरवाजा धकेलकर खोल दिया। दरवाजा खुलते ही एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। यह हवा सामान्य नहीं थी, इसके साथ कुछ ऐसा था जो अलका को असहज कर रहा था। कमरे के अंदर का नजारा देख अलका की धड़कनें कुछ पल के लिए रुक गईं। कमरे में धूल के गुबार और मकड़ी के जालों का जाल बिछा हुआ था। यह कमरा बहुत दिनों से बंद था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कुछ छिपा हुआ है, कोई पुरानी कहानी जिसे जानबूझकर इस कमरे में बंद कर दिया गया हो। कमरे के एक कोने में एक पुरानी भारी लकड़ी की अलमारी थी। अलका की नजर उस पर पड़ते ही वह उसकी ओर खिंच गई, जैसे अलमारी में कोई ऐसा रहस्य हो जिसे जानने के लिए उसे मजबूर किया जा रहा हो। अलमारी के दरवाजे थोड़े जर्जर थे और उन पर मकड़ी के जाले लिपटे हुए थे, लेकिन इसके बावजूद अलका ने धीरे धीरे दरवाजे को खोलने की कोशिश की। अलमारी का दरवाजा खुलते ही उसे अंदर से सीलन और सरांध की तीखी गंध आई। अंदर कुछ पुराने कपड़े और कागज बिखरे हुए थे, लेकिन उसकी नजर सबसे ज्यादा एक अजीब चीज पर पड़ी। एक गुड़िया। ये गुड़िया सामान्य नहीं थी। उसका चेहरा सिरेमिक से बना था और आंखें कांच की थीं, जो चमक रही थीं, जैसे उनमें कोई जीवन हो। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे, लेकिन उसकी आंखें बेहद साफ और चमकदार थीं, मानो समय का उन पर कोई असर नहीं हुआ हो। अलका ने झुककर उस गुड़िया को उठाया। उसकी बॉडी ठंडी और भारी थी और उसकी आंखें लगातार अलका की ओर घूरती सी लग रही थीं। वह गुड़िया को ध्यान से देखती रही। उसे गुड़िया में कुछ अजीब महसूस हो रहा था, लेकिन वह इसे अपने मन का वहम समझकर हंस दी। यह एक पुरानी गुड़िया है और कुछ नहीं, उसने खुद से कहा। अलका गुड़िया को नीचे ले आई और सोचा कि इसे साफ कर देना चाहिए। उसने गुड़िया को बाथरूम में पानी के एक टब में डाल दिया और साफ करने लगी, लेकिन जैसे ही उसने गुड़िया को पानी में डुबोया, उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे गुड़िया हिल गई हो। अलका ने झट से हाथ खींच लिया और सिहर उठी। उसने अपने मन को शांत किया और खुद से कहा, यह सिर्फ मेरा भ्रम है। लेकिन वह अजीब सा एहसास उसे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। वह कुछ देर तक गुड़िया को घूरती रही, फिर उसे पानी से निकालकर सूखने के लिए रख दिया। उस रात जब अलका सोने गई, उसे नींद नहीं आई। उसकी आंखों के सामने बार बार उस गुड़िया का चेहरा और उसकी चमकदार आंखें घूमने लगीं। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो, उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। कमरे के अंधेरे में उसे उस गुड़िया की आंखों की चमक महसूस हो रही थी, जैसे वह अब भी उसे घूर रही हो। कुछ देर बाद अचानक एक अजीब सी आवाज अलका के कानों में गूंजी। वह हड़बड़ाकर उठी और देखा कि कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। उसकी नजर कमरे के कोने में गई जहां वह गुड़िया रखी हुई थी, और फिर अलका की सांसें थम गईं।
गुड़िया अपनी जगह पर नहीं थी। कमरे में एक गहरा सन्नाटा छा गया, लेकिन उस सन्नाटे में भी अलका को ऐसा लग रहा था जैसे कोई वहां खड़ा होकर उसे देख रहा हो। उसकी आंखें तेजी से कमरे के हर कोने में दौड़ रही थीं, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और उसकी सांसें भारी हो गई थीं। वह उठकर विशाल को जगाने के लिए पलटी, लेकिन विशाल गहरी नींद में सो रहा था। अलका का शरीर कांपने लगा और उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वह फिर से गुड़िया की ओर देखने लगी, लेकिन गुड़िया गायब थी। यह कैसे हो सकता है? उसने खुद से पूछा। उसका पूरा शरीर सिहर उठा और उसके दिमाग में एक ही ख्याल घूम रहा था, क्या गुड़िया सच में हिली थी? उस रात कुछ अजीब था, कुछ ऐसा जो अलका की नींद में खलल डाल रहा था। अचानक उसकी आंखें खुलीं और उसे लगा जैसे कमरे में कुछ असामान्य हो रहा हो। बाहर खिड़की के शीशे पर हल्की बारिश की बूंदों की थाप सुनाई दे रही थी, लेकिन उसके भीतर का सन्नाटा और गहरा था। कमरे में घुप अंधेरा था, बस खिड़की के बाहर से आती हल्की रोशनी एक अजीब सा माहौल बना रही थी। अलका ने खुद, उसके कानों में अभी भी डर की रात की खामोशी गूंज रही थी, लेकिन उसमें एक और अजीब सी आवाज थी, जैसे कोई धीमी धुंधली फुसफुसाहट हो। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। उसने पलंग के दूसरी तरफ विशाल को गहरी नींद में देखा, जो बिना किसी चिंता के आराम से सो रहा था। लेकिन अलका का दिल कह रहा था कि वे दोनों इस कमरे में अकेले नहीं थे। उसने धीरे धीरे अपने चारों ओर नजर दौड़ाई। उसके भीतर एक अजीब सा सर्द एहसास हो रहा था। यह वही कमरा था जो दिन में बेहद सामान्य लगता था, लेकिन अब रात के अंधेरे में यह कमरा किसी डरावने स्वप्न जैसा महसूस हो रहा था। तभी उसकी नजर कमरे के एक कोने पर पड़ी जहां वह गुड़िया रखी हुई थी। गुड़िया अब भी उसी तरह बैठी थी जैसे वह दिन में बैठी रहती थी, लेकिन आज कुछ अलग था। उसकी कांच की आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो सीधे अलका की ओर देख रही थी। वह उसकी आंखों से नजरें नहीं हटा पाई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे गुड़िया उसकी हर हरकत को देख रही हो, उसकी हर सोच को पढ़ रही हो। ये सिर्फ मेरा वहम है, उसने खुद को सांत्वना दी। उसकी आंखों के सामने धीरे धीरे डर का बादल छाने लगा। वह खुद को यह यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि यह सब महज उसकी कल्पना है। वह बिस्तर में लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन नींद बार बार उससे कोसों दूर जा रही थी। जैसे ही उसकी आंखें बंद होने लगतीं, उसे फिर से वही अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगतीं। इन फुसफुसाहटों में कोई इंसानियत नहीं थी, न कोई साफ शब्द। यह केवल अजीब सी सरसराहटें थीं जो उसकी आत्मा को बेचैन कर रही थीं। खड़ी की सुइयां भी उसे असामान्य रूप से तेज चलती हुई सुनाई देने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाजें असल में बाहर से आ रही थीं या सिर्फ उसके मन की उपज थीं। वह पूरी रात बिस्तर पर करवटें बदलती रही, लेकिन उसकी आंखों में न नींद थी और न ही शांति। वह बस एक ही चीज के बारे में सोच रही थी, वह गुड़िया। आखिर क्या था उसमें जो इतना अजीब था? उसने खुद से सवाल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सुबह जब विशाल जागा तो उसने अलका के चेहरे पर गहरी थकान देखी। उसने पूछा, क्या हुआ? तुम ठीक नहीं लग रही हो। अलका ने धीरे से जवाब दिया, रात कुछ अजीब था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई और भी था, और वो गुड़िया, मुझे लग रहा है कि उसमें कुछ गलत है। उसकी आंखें, मुझे लगता है वो मुझे देख रही थी। विशाल ने हंसते हुए कहा, तुम बस ज्यादा सोच रही हो। ये एक पुरानी गुड़िया है, बस कुछ नहीं। इस घर का माहौल नया है तुम्हारे लिए, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। अलका ने विशाल की बात मानने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल अब भी यकीन नहीं कर पा रहा था। उसके मन में एक सवाल गूंजता रहा, क्या यह सब महज उसका वहम था, या सच में इस गुड़िया में कुछ अजीब था? दिन में सब कुछ सामान्य लगता था। घर की दीवारें, फर्नीचर और वह गुड़िया सब अपनी जगह पर थे। सूरज की रोशनी में वह गुड़िया साधारण सी दिखती थी, मानो किसी पुरानी यादगार का हिस्सा हो। लेकिन जैसे ही रात का सन्नाटा छा जाता, घर में एक अजीब सा बदलाव आ जाता। रात में वह सन्नाटा गहराने लगता और साथ ही अलका का डर भी। उसे कई बार ऐसा लगता जैसे गुड़िया उसकी ओर हिल रही हो। उसकी कांच की आंखें कभी कभी अलग दिशा में मुड़ जाती, मानो वह उसे जानबूझकर परेशान कर रही हो। जब भी अलका गुड़िया को सही जगह पर रखती, अगली सुबह वह किसी और जगह पर होती, मानो खुद ब खुद वहां चली गई हो। हर रात कुछ न कुछ अजीब होता। कभी अलका को ठंडी हवा का झोंका महसूस होता जबकि खिड़कियां बंद होती। कभी उसे अचानक से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगती, जैसे कोई बहुत पास से कुछ कह रहा हो।
कई बार उसे ऐसा भी लगा कि कोई अदृश्य हाथ उसके कंधे को छूने की कोशिश कर रहा हो। हर गुजरती रात के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था। अलका अब यह समझ चुकी थी कि यह सिर्फ उसका वहम नहीं हो सकता। इस गुड़िया में कुछ था, कुछ ऐसा जो उसकी समझ से परे था, लेकिन बेहद खतरनाक था। अब अलका के लिए यह सब सहन करना मुश्किल हो गया था। गुड़िया से जुड़ी अजीब घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही थीं, और हर बीतते दिन के साथ वह खुद को और भी असहाय महसूस कर रही थी। उसे अब यकीन हो गया था कि यह गुड़िया साधारण नहीं है। उसके साथ कुछ न कुछ भयानक जरूर जुड़ा हुआ था। रातों की नींद उड़ चुकी थी। हर वक्त उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो, कोई छाया जो उसकी हर हरकत को बारीकी से देख रही हो। अलका को खुद पर अब भरोसा नहीं हो रहा था। क्या यह सब उसकी मानसिक स्थिति का नतीजा था? क्या वह गुड़िया वाकई में किसी अजीब ताकत के वश में थी, या यह सिर्फ उसका भ्रम था? इन सवालों ने उसके दिमाग में उथल पुथल मचा रखी थी। उसने विशाल से भी अपनी चिंता साझा की, लेकिन विशाल ने इसे हल्के में लिया और कहा कि यह बस पुराने घर का डर है। अलका, तुम बहुत सोच रही हो, विशाल ने हंसते हुए कहा। लेकिन अलका को अंदर से पता था कि यहाँ कुछ न कुछ भयानक हो रहा था, और इसे अनदेखा करना अब मुमकिन नहीं था। अगले ही दिन अलका ने ठान लिया कि वह इस गुड़िया के रहस्य का पता लगाएगी। उसे याद आया कि पास के गांव में सविता नाम की एक बूढ़ी औरत रहती है, जो तंत्र मंत्र और अजीब कहानियों के लिए मशहूर थी। सविता इस इलाके के बारे में बहुत कुछ जानती थी। गांव वालों के बीच यह बात फैली हुई थी कि सविता को अजीबोगरीब शक्तियों का ज्ञान है। कुछ लोग उसे डरते थे तो कुछ उससे सलाह लेने आते थे, लेकिन एक बात साफ थी, वह साधारण इंसान नहीं थी। अलका ने बिना देरी किए सविता से मिलने का फैसला किया। वह अगले ही दिन सुबह गांव के बाहर स्थित सविता की छोटी सी झोपड़ी में पहुंची। वहां का वातावरण ही कुछ ऐसा था कि अलका का दिल और तेजी से धड़कने लगा। झोपड़ी के चारों ओर जंगली पौधों का घेरा था और अंदर से धूप की तेज महक आ रही थी। सविता ने उसे अंदर बुलाया, जैसे वह पहले से ही उसकी प्रतीक्षा कर रही हो। बूढ़ी सविता की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसकी झुर्रियों भरे चेहरे पर अनुभव की लकीरें साफ दिख रही थीं। मैं जानती थी कि तुम आओगी, सविता ने बिना अलका के कुछ कहे ही कहा। उसकी आवाज धीमी लेकिन गूंजती हुई थी, जैसे वह सीधे अलका के मन को पढ़ रही हो। अलका ने झिझकते हुए सविता को पूरी बात बताई, कैसे उसने स्टोर रूम में वह पुरानी गुड़िया पाई और कैसे उसके बाद से घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। हर रात गुड़िया की आंखों में एक चमक दिखाई देती, दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगते और अलका को महसूस होता जैसे कोई अनदेखी शक्ति उनके घर में दाखिल हो चुकी हो। सविता ने पूरे धैर्य से उसकी बातें सुनी। उसकी आंखें एक पल के लिए भी झपकी नहीं। जब अलका ने बोलना खत्म किया तो सविता ने गहरी सांस ली और झोपड़ी के कोने में रखी एक दिए की लौ को घूरते हुए बोली, यह गुड़िया साधारण नहीं है, इस पर एक प्राचीन आत्मा का साया है और यह आत्मा किसी मासूम की नहीं है। अलका की धड़कनें तेज हो गईं। उसने ध्यान से सविता की ओर देखा, जो अब एक गहरी आवाज में बोलने लगी थी। कई साल पहले इस गांव में एक लड़की थी, राधिका। वह अपनी उम्र की बाकी लड़कियों से अलग थी। गुड़ियों से उसका गहरा लगाव था। उसकी माँ उसे हर साल नई गुड़िया खरीद कर देती थी। राधिका को गुड़ियों से खेलना बहुत पसंद था, जैसे वे ही उसकी सच्ची साथी हों। पर एक दिन सब कुछ बदल गया। सविता ने कहानी को जारी रखा। राधिका की माँ ने एक दिन बाजार से एक पुरानी गुड़िया खरीदी। यह गुड़िया न तो सुंदर थी न ही नई। उसकी आंखें बड़ी और डरावनी थीं और उसका चेहरा सिरेमिक का बना था। उस साधारण से दिखने वाली गुड़िया को उसकी माँ ने एक साधु से खरीदा था, जो गांव के बाजार में घूमता रहता था। लेकिन उस साधु ने राधिका की माँ को चेतावनी दी थी, यह गुड़िया सामान्य नहीं है, इसे किसी भी सूरत में बच्चों के पास न रखना। सविता ने एक ठंडी सांस भरी और आगे बोलने लगी, पर राधिका की माँ ने साधु की चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कि यह सिर्फ एक बेमतलब की बात है और उसने वह गुड़िया राधिका को दे दी। राधिका बहुत खुश हुई, लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी हंसी और खुशी गायब हो गई। उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगी। वह रात में अचानक चीख कर उठ जाती, कहती कि गुड़िया उससे बातें करती है। गुड़िया की आंखें उसकी हर हरकत पर नजर रखती थीं और धीरे धीरे राधिका बीमार पड़ने लगी। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई और कुछ महीनों बाद राधिका की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। अलका अब और भी बेचैन हो गई थी। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। सविता ने उसे एक क्षण के लिए देखा और फिर बोलना शुरू किया,
गांव के लोगों ने इस घटना के बाद उस गुड़िया को राधिका के साथ दफना दिया, लेकिन यह अंत नहीं था। कुछ सालों बाद किसी ने उस गुड़िया को कब्र से चुरा लिया और तब से यह गुड़िया इस घर में आ गई। सविता ने अलका की आंखों में झांकते हुए कहा, तुमने जिस गुड़िया को पाया है वह वही गुड़िया है। इस गुड़िया में एक प्राचीन आत्मा का वास है जो बुरी और खतरनाक है। यह आत्मा अब जाग चुकी है और अब यह शांत नहीं रहेगी। अलका का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसे समझ में आ गया था कि वह किस मुसीबत में फंस चुकी थी। उसने अपने हाथों से अपनी आंखों को रगड़ा, जैसे इस बुरे सपने से जागने की कोशिश कर रही हो, लेकिन यह कोई सपना नहीं था। सविता ने उसकी चिंता को देखते हुए कहा, अब इसे रोकने का एक ही तरीका है। इस आत्मा को हमेशा के लिए मुक्त करना होगा और इसके लिए एक कठिन हवन करना पड़ेगा। लेकिन याद रखना, यह आत्मा इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। जब तुम इसे खत्म करने की कोशिश करोगी तब यह अपनी पूरी ताकत से हमला करेगी। अलका का दिल तेजी से धड़क रहा था और उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या वह इस प्राचीन आत्मा से लड़ पाएगी? क्या वह और विशाल इस मुसीबत से बच पाएंगे? उस रात अलका और विशाल ने पूरे दिन की घटना पर विचार करते हुए फैसला किया कि अब और नहीं, इस भयानक गुड़िया से छुटकारा पाना ही सबसे सही उपाय था। वे दोनों इस बात पर सहमत हो गए कि गुड़िया को कहीं दूर फेंक देना चाहिए। विशाल ने एक पुराने थैले में उसे डालकर घर से बाहर ले जाने का निर्णय लिया। रास्ते में अलका ने कई बार पीछे मुड़कर उस थैले की ओर देखा, जैसे वह गुड़िया उनके पीछे कुछ कर रही हो। हर बार उसे ऐसा महसूस होता कि गुड़िया उन्हें घूर रही है। उसकी ठंडी बेरहम आंखें अलका की रीढ़ में एक अजीब सा सिहरन पैदा कर रही थीं। जैसे ही वे गुड़िया को कहीं फेंक कर घर लौटे, घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। लेकिन यह खामोशी भी अलका के दिल को संतोष नहीं दे पा रही थी। वह बार बार उसी गुड़िया के बारे में सोच रही थी। वापस लौटते समय भी उसे हर ओर अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। जब वे घर पहुंचे और दरवाजा खोला तो उन्हें गुड़िया कहीं नहीं दिखी। शायद सफाई के दौरान कहीं रख दी हो, विशाल ने अलका से कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी हल्की झिझक थी। अलका भी असहज थी। उसे यकीन था कि उन्होंने उस गुड़िया को घर से बाहर फेंका था। फिर भी एक अनजाना डर दोनों के दिलों में घर कर चुका था। रात को जब दोनों सोने गए तभी अचानक घर में अजीब सी घटनाएं शुरू होने लगीं। सबसे पहले उन्हें हल्की फुसफुसाहटें सुनाई दी। वे इतने धीमे और अस्पष्ट थे कि शुरुआत में उन्हें लगा कि यह उनका वहम हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे ये आवाजें तेज होने लगी, मानो कई लोग घर के कोनों में बैठकर कुछ गुप्त बातें कर रहे हों। विशाल ने लाइट जलाने की कोशिश की, लेकिन लाइट अचानक गुल हो गई। तभी दरवाजे अपने आप जोर से खुलने और बंद होने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें झकझोर रही हो। क्या हो रहा है? अलका ने कांपती आवाज में पूछा। उसकी आवाज में घबराहट और डर साफ झलक रहा था। विशाल भी घबराया हुआ था, लेकिन उसने अलका को शांत करने की कोशिश की। शायद यह हवा की वजह से हो रहा है, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में कोई आत्मविश्वास नहीं था। लेकिन हवा में ऐसी फुसफुसाहटें कहां से आ सकती थीं? जैसे ही उन्होंने यह सोचा, अचानक अलका की नजर सामने वाले कमरे में पड़ी और उसकी चीख निकल गई। गुड़िया था अब उनके सामने के कमरे में बैठी थी। उसकी बड़ी कांच की आंखें पहले से भी ज्यादा चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी जो किसी अनहोनी की भविष्यवाणी कर रही थी। यह हंसी किसी इंसान की नहीं लग रही थी, बल्कि किसी शैतानी ताकत की तरह महसूस हो रही थी। ये गुड़िया हमें मार डालेगी, अलका ने दहशत भरी आवाज में चिल्लाया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था और उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। विशाल ने हिम्मत जुटाई और गुड़िया की तरफ बढ़ा। उसने गुड़िया को उठाकर बाहर फेंकने का फैसला किया। जैसे ही उसने गुड़िया को उठाया, एक तीखी चीख पूरे घर में गूंज उठी। विशाल के हाथ में अचानक तेज दर्द हुआ और उसने देखा कि उसके हाथ से खून बह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे गुड़िया ने खुद को बचाने के लिए विशाल पर हमला किया हो। छोड़ दो उसे, अलका चिल्लाई। विशाल ने गुड़िया को जमीन पर फेंक दिया और दोनों तेजी से कमरे से बाहर भागे। दोनों के दिलों की धड़कनें तेज हो गई थीं और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है। घर की दीवारों से अजीब सी खटखटाने की आवाजें आ रही थीं, मानो कोई उन्हें हर तरफ से घेर रहा हो। घर की खिड़कियां और दरवाजे अपने आप जोर जोर से बंद और खुल रहे थे और हवा में अब एक अजीब सी भारीपन और डर की अनुभूति हो रही थी। अगले कुछ दिनों तक घर में अजीब और भयावह घटनाएं होती रहीं। अब न केवल दरवाजे और खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगे थे, बल्कि घर की हर वस्तु खुद ब खुद हिलने लगी थी। कभी कभी अलका और विशाल को ऐसा लगता कि कोई अदृश्य शक्ति उनके पीछे खड़ी है,
उनकी हर हरकत पर नजर रख रही है। रात के समय सोते वक्त वे भारी भारी सांसें सुनते, जैसे कोई उनके सिर के पास बैठकर उन्हें देख रहा हो। अलका कई बार आधी रात को जाग जाती और उसकी आंखों के सामने वही गुड़िया का चेहरा आता, उसकी बड़ी कांच की आंखें और वह शैतानी मुस्कान जो उसे हर बार और भी भयभीत कर देती थी। इस भूतिया माहौल में अब गुड़िया की उपस्थिति इतनी प्रबल हो चुकी थी कि विशाल और अलका दोनों ही मानसिक और शारीरिक रूप से थकने लगे थे। दोनों को एहसास हो गया था कि यह गुड़िया सिर्फ एक खिलौना नहीं, बल्कि एक शापित आत्मा का साधन है जो अब उनके जीवन को तबाह करने पर आमादा है। अलका और विशाल अब इस डरावनी गुड़िया से छुटकारा पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। दिन ब दिन उनके घर में अजीबोगरीब घटनाएं बढ़ती जा रही थीं। रात के सन्नाटे में अक्सर हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देती, जैसे कोई उनके आसपास ही हो। अलका को कई बार ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे घूर रही हो, और विशाल भी अब इसे केवल वहम कहकर टाल नहीं पा रहा था। उनका डर अब असहनीय हो चुका था और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। तभी अलका को सविता की याद आई, जो पास के गांव में एक जानी मानी तांत्रिक मानी जाती थी। सविता ने वर्षों से कई भूत प्रेतों और आत्माओं का नाश किया था और गांव में उसे लोग बहुत मानते थे। उन्होंने बिना देर किए सविता से मदद लेने का फैसला किया। जब सविता ने अलका और विशाल की कहानी सुनी तो उसने तुरंत समझ लिया कि वे किस संकट में हैं। उसकी आंखों में गंभीरता आ गई और उसने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें जिस गुड़िया का सामना करना पड़ रहा है वह साधारण नहीं है। इसमें एक प्रेतात्मा का वास है और यह आत्मा कमजोर नहीं है। इसे नष्ट करना आसान नहीं होगा। विशाल ने घबराते हुए पूछा, तो फिर हम क्या करें? हम इसे इस तरह नहीं छोड़ सकते, ये हमें मार डालेगी। सविता ने कुछ देर चुप्पी साधी और फिर बोली, इस आत्मा को खत्म करने का केवल एक तरीका है। आग इस आत्मा को जला सकती है, लेकिन इसे जलाने की प्रक्रिया खतरनाक होगी। जैसे ही तुम इसे जलाने की कोशिश करोगे, यह सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। यह अपनी रक्षा के लिए हर संभव कोशिश करेगी। सविता की बातें सुनकर अलका और विशाल के दिल में एक अजीब सा डर समा गया, लेकिन उनके पास इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने हिम्मत जुटाई और उसी रात एक बड़ा हवन करने का निर्णय लिया। सविता ने उन्हें हवन की सारी तैयारियां बताईं, विशेष मंत्र, लकड़ियां और कुछ जड़ी बूटियां जो आत्मा को नियंत्रित करने में मदद कर सकती थीं। रात का समय था। घर के आंगन में हवन कुंड सजाया गया था। दोनों ने हवन शुरू किया और वातावरण धीरे धीरे भारी और असहज महसूस होने लगा। हवा में एक अनजानी सी ठंडक फैल गई थी जो उनकी रीढ़ की हड्डी तक को कंपा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य ताकत ने घर को घेर लिया हो और वह उन्हें अपनी बुरी निगाहों से देख रही हो। फिर सबसे कठिन क्षण आया, गुड़िया को आग में डालने का। अलका के हाथ कांप रहे थे, लेकिन विशाल ने उसे हिम्मत दिलाई। दोनों ने एक साथ गुड़िया को उठाया और उसे हवन कुंड की आग में डाल दिया। जैसे ही गुड़िया आग की लपटों में समाई, एक भयानक चीख पूरे घर में गूंज उठी। यह चीख किसी इंसान की नहीं थी, यह गुड़िया के अंदर बसी प्रेतात्मा की थी। घर की दीवारें हिलने लगी, दरवाजे जोर जोर से खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगे और खिड़कियों के शीशे थरथराने लगे। ऐसा लग रहा था कि पूरा घर किसी उग्र भूकंप के चपेट में आ गया हो। गुड़िया की आंखें, जो अब तक निर्जीव लग रही थीं, आग की लपटों के बीच भी चमक रही थीं। उन आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह जलते हुए भी अलका और विशाल को घूर रही हो। उसकी वह ठंडी, निर्भीक घूरती नजरें जैसे कह रही थीं कि वह इतनी आसानी से नहीं मरेगी। आग में जलते हुए गुड़िया की चीखें और भी तेज हो गईं। अलका के कानों में ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत सारे लोगों की चीखें एक साथ सुनाई दे रही हो। कमरे का तापमान तेजी से गिरने लगा। उनके आसपास की हवा सर्द और भारी हो गई थी। दीवारों पर अजीब से निशान उभरने लगे, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने अपनी क्रोध भरी छाप छोड़ दी हो। विशाल ने मंत्रों का जाप तेज कर दिया। सविता ने बताया था कि इस समय उनका ध्यान टूटना नहीं चाहिए, वरना आत्मा और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। अलका भी अब हिम्मत जुटाकर मंत्रों का जाप करने लगी। मंत्रों की गूंज के साथ साथ हवा में तैर रही चीखें भी कभी तेज और कभी धीमी होती जा रही थीं। लेकिन गुड़िया की जलती हुई आंखें अभी भी उन्हें घूर रही थीं। धीरे धीरे चीखों की आवाज कम होने लगी। दीवारों का हिल्लासों की तेज आवाजें भी शांत हो गईं। गुड़िया की चमकदार आंखें बुझने लगीं और उसके शरीर की सिरेमिक की संरचना धीरे धीरे राख में बदलने लगी। जैसे ही गुड़िया पूरी तरह से राख में बदल गई, घर में एक अजीब सी शांति छा गई। अलका और विशाल ने एक लंबी,
भारी सांस ली। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे एक बड़ा बोझ उनके कंधों से उतर गया हो। लेकिन उस शांति में भी एक अजीब सा सन्नाटा था जो उनके दिलों में अब भी डर पैदा कर रहा था। दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन उनके मन में कहीं न कहीं यह ख्याल बना हुआ था कि शायद यह अंत नहीं है। राख के बीच अलका को गुड़िया की जली हुई कांच की आंखों का एक टुकड़ा दिखाई दिया। वह अब भी धूल के बीच चमक रहा था, मानो वह आत्मा अब भी कहीं न कहीं मौजूद हो और उन्हें देख रही हो। गुड़िया को जलाने के बाद घर में सब कुछ सामान्य हो गया था। घर के कोने कोने में फैली अजीब घटनाएं और रहस्यमयी आवाजें अब बंद हो गई थीं। विशाल ने चैन की सांस ली और यह मान लिया कि अब उनके जीवन से वह बुराई पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। लेकिन अलका के दिल में कुछ अब भी खटक रहा था। हर चीज सामान्य दिखने के बावजूद वह कभी पूरी तरह से चैन महसूस नहीं कर पाई। उसके मन में एक अनजाना भय बैठा हुआ था जो उसे हर वक्त सताता रहता। रात के अंधेरे में जब सब कुछ शांत हो जाता, अलका को लगता जैसे कोई उसकी ओर देख रहा हो। उसे अक्सर लगता कि वह अकेली नहीं है। उसकी पीठ पर किसी की ठंडी निगाहें महसूस होती, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसकी हरकतों पर नजर रखी हो। कभी कभी वह पलटकर देखने की हिम्मत जुटाती, लेकिन वहां कोई नहीं होता। उसे लगता कि यह सब बस उसका भ्रम है। लेकिन हर बीतते दिन के साथ यह भावना और गहरी होती गई। दिन के समय भी जब वह अकेली होती, उसे ऐसा लगता कि घर के किसी कोने में कोई छिपा हुआ है, उसकी हर हरकत पर ध्यान दे रहा है। एक अजीब सी बेचैनी उसके दिल में घर कर चुकी थी। विशाल से उसने इस बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह जानती थी कि वह इसे बेवजह की चिंता मानकर टाल देगा। लेकिन अलका के भीतर का डर धीरे धीरे उसकी सोच को जकड़ता जा रहा था। फिर एक दिन अलका बगीचे में पौधों की देखभाल कर रही थी। घर के बाहर का यह छोटा सा बगीचा हमेशा से उसकी पसंदीदा जगह रहा था, जहां वह अपने मन को शांत कर सकती थी। उस दिन उसने गुलाब के नए पौधे लगाए और उन्हें पानी देने लगी। जैसे ही उसने मिट्टी को थोड़ा सा खोदा, उसकी नजर अचानक एक अजीब सी चमकती हुई चीज पर पड़ी। यह क्या हो सकता है, उसने खुद से कहा और झुककर ध्यान से देखने लगी। मिट्टी के नीचे से एक कांच जैसी चमकदार चीज झलक रही थी। उसकी उत्सुकता बढ़ी और उसने अपने हाथों से मिट्टी को हटाना शुरू किया। उसकी उंगलियां मिट्टी में धंसी जा रही थीं, और जैसे जैसे वह चमकदार वस्तु स्पष्ट होती गई, अलका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक उसकी उंगलियों ने उस ठोस वस्तु को महसूस किया, और जब उसने उसे उठाया तो उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। वह वस्तु कोई साधारण चीज नहीं थी, वह गुड़िया की जली हुई कांच की आंख थी। उसी गुड़िया की आंखें जिसे उन्होंने आग में जलाकर राख कर दिया था। अलका के हाथ कांपने लगे, उसकी सांसें तेज हो गईं और वह वहीं जमीन पर बैठ गई। उसके दिमाग में सवालों का तूफान उठने लगा। अगर गुड़िया जल चुकी थी तो उसकी आंखें यहां कैसे पहुंची? क्या वह आत्मा अभी भी जिंदा थी? क्या उसने खुद को पूरी तरह से नष्ट नहीं होने दिया? उसे अब महसूस होने लगा कि वह डर जो उसके दिल में अब तक बना हुआ था, यूं ही नहीं था। वह जो अनजानी निगाहें उसे हर वक्त घूरती थीं, वह उसकी कल्पना नहीं थी। कुछ था जो अब भी इस घर के साथ जुड़ा हुआ था, और वह अब भी उनकी जिंदगी में मौजूद था। वह तेजी से उठी और अंदर भागी, विशाल को यह सब बताने के लिए। उसके दिल की धड़कनें बेकाबू हो चुकी थीं और उसका दिमाग डर और संशय से भरा हुआ था। उसने विशाल को आवाज दी, लेकिन घर के अंदर घुसते ही उसे घर का माहौल फिर से बदला हुआ महसूस हुआ। वह वही ठंडापन फिर से महसूस कर रही थी जो गुड़िया के जलाने से पहले घर में फैला रहता था। अलका की आंखों में अब सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, क्या वह बुरी आत्मा फिर से जाग चुकी थी? दोस्तों, कहानी यह दिखाती है कि अंधविश्वास और डर हमें मानसिक रूप से कैसे प्रभावित कर सकते हैं। अलका और विशाल ने गुड़िया के रहस्य को हल्के में लिया, लेकिन धीरे धीरे यह डर उनके जीवन पर हावी हो गया। इस डर ने उनके सोचने समझने की क्षमता को चुनौती दी और अंततः उन्हें उस रहस्यमय शक्ति का सामना करना पड़ा। दोस्तों, भय एक व्यक्तिगत अनुभव है जिसे हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से महसूस करता है। जहां विशाल इस सब को वहम मानकर टाल देता है, वहीं अलका अपने भीतर एक गहरा डर महसूस करती है। यह दर्शाता है कि हर व्यक्ति के डर और संवेदनाएं अलग अलग हो सकती हैं और उन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। गुड़िया का अतीत रहस्यमय था और उसकी कहानी में छिपा हुआ खतरा था। इस बात से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी पुरानी वस्तु या स्थान के इतिहास को जानना और उसका सम्मान करना महत्वपूर्ण है। अतीत की अनदेखी करने से भविष्य में गंभीर परिणाम हो सकते हैं। अलका और विशाल ने डर का सामना किया,
लेकिन पूरी तरह से इस समस्या का समाधान नहीं कर पाए। कहानी यह भी सिखाती है कि कभी चीजें खत्म नहीं होती, बल्कि उनका रूप बदल जाता है। अलका ने गुड़िया को जलाकर समस्या से छुटकारा पाने की कोशिश की, लेकिन वह रहस्यमयी ताकतें फिर भी वापस आईं। यह हमें सिखाता है कि समस्याओं को केवल सतही तौर पर निपटाना काफी नहीं होता, हमें उनकी जड़ों तक जाकर समाधान खोजना चाहिए। कुल मिलाकर यह कहानी डर, अंधविश्वास और रहस्यमय ताकतों के प्रभावों पर प्रकाश डालती है, और यह सिखाती है कि हमें डर का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई है। अगर कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।